नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं पाठ क्रमांक 8 पूर्ण विश्राम इस कहानी में लेखक और उनकी पत्नी जुहू 2 दिन के लिए विश्राम करने के लिए जाने वाले हैं और जाने की पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। लेखक महोदय ने बताया कि पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार भी अपने साथ ज़रूर ले लेना। तो श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। तो उनकी श्रीमती जी ने उन्हें याद दिलाई कि हमें 2 दिन के लिए विश्राम करना है, तो वहाँ बैठे बैठे हमें दूसरा तो कुछ काम नहीं होगा, इसलिए हमें समय बिताने के लिए भी साथ कुछ ले जाना चाहिए। इसलिए आप साथ में कुछ समाचार पत्र जो है, वर्तमान पत्र, वो साथ में ले लेना मत भूलिएगा। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैं बोला। वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। गुलबंद का मतलब होता है कि सर्दी से बचने के लिए हम गले में लपेटने के लिए जो पट्टी होती है, जिसे हम मफलर कहते हैं, तो वो मफलर साथ ले लेना, क्योंकि हम समंदर किनारे घूमने आराम करने के लिए जाने वाले हैं। तो वहाँ मुझे सर्दी ना हो जाए, इसलिए वो मेरा मफलर जो है, जो पिछले साल हमने कश्मीर से लाया था। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है, तो उस सर्द हवा का परिणाम कहीं मेरे सेहत पर ना हो जाए, इसलिए गुलबंद साथ में ज़रूर ले लेना। श्रीमती जी ने कहा कि गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना। बेदिंग सूट यानी समुद्र या नदी में नहाने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं, तो वो बेदिंग सूट जो है वो भी साथ में ले लो, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। अगर बेदिंग सूट साथ में नहीं लिया तो वहाँ जाकर आपको अगर नहाने की इच्छा हुई तो आपको बेदिंग सूट के बगैर आप नहा नहीं पाओगे, इसलिए बेदिंग सूट साथ में ले लेना ज़रूरी है। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। तो रबर कैप यानी बेदिंग सूट में पानी या हवा नहीं जानी चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए। इसके लिए उसे एक रबर की कैप, टोपी होती है, जिस बेदिंग सूट में हवा भरकर हम उस पर बैठकर पानी में तैर सकते हैं, यानी डूबने के चांसेस नहीं होते हैं, डूबने का डर नहीं होता है। तो लेखक महोदय ने ये कहा कि अपनी पत्नी से कि बेदिंग सूट अगर ले भी लिया और वो जो कैप है वो अगर साथ नहीं ली तो गजब हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। तो एक एक करके हम यहाँ देख रहे हैं कि एक एक करके दोनों को सिर्फ 2 दिन के लिए, और विशेष ये है कि उन्हें आराम के लिए जाना है, फिर भी वो इतनी सारी चीज़ें अपने साथ ले जाने की सोच रहे हैं कि नोट पेपर, यानी बैठे बैठे वहाँ समय नहीं बीतेगा तो कुछ लिखने के लिए नोट पेपर ले लीजिए, लिफाफा ले लीजिए, और राइटिंग पैड यानी लिखने के लिए जो हम हाथ के नीचे
रखते हैं, लिखने कागज़ के नीचे रखते हैं, तो राइटिंग पैड भी साथ में लेना नहीं भूलना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? तो पत्नी, लेखक की पत्नी ने कहा कि राइटिंग पैड जो है तो कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, ये तो वक्त भी नहीं मिलता। तो लेखक महोदय की पत्नी ये कह रही है कि उनकी माताजी की उन्हें चिट्ठी आई है, खत आया है, तो उसका जवाब मैं वहाँ बैठे बैठे लिख दूंगी। ये तो ऐसे भी घर काम में कभी समय या वक्त नहीं मिलता है। और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? तो चिट्ठियाँ भी साथ में ले लो। अगर कौन सी चिट्ठी में क्या लिखा है वो वहाँ पढ़ भी लूँगी और जवाब भी दे दूँगा। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी बैग में डाल लेना। तो बिजली के बिल आए हैं, लाइट बिल, और बीमा के नोटिस, बीमा यानी LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया की नोटिस भी आई है कि आपको आपका हफ्ता भरना है। भुगतान यानी पैसे भरना है, उन्हें भी साथ में ले लेना, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे इन सभी कामों का निपटारा कर लेंगे। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी साथ रख लेना। तो धूप में जाने से आपको तकलीफ होती है, सिर दर्द होता है, तो वहाँ धूप होगी तो साथ में छतरी भी ले लेना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखो, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। एक एक चीज़ उनकी बढ़ती जा रही है। तो धूप से बचने की जो क्रीम है, जिसे हम अंग्रेजी में सन क्रीम कहते हैं, कि सन क्रीम साथ में रख लो। वो लगा लेने से सूरज से निकले तेज किरणों का हमारी त्वचा पर इतना असर नहीं होता है। शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। तो ये क्रीम अगर ना ली तो शाम तक तो हमारे चेहरे पर, त्वचा पर छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ की धूप जो होती है वो करारी होती है, यानी तेज होती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। हमारे नाखून निकालने के लिए जो यंत्र होता है उसे नेल कटर कहते हैं। तो वह नेल कटर ढूंढ रही थी। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। तो साथ में ब्रश भी लिया था, कैंची भी ली थी और नेल कटर वह ढूंढ रही थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। तो लेखक महोदय का परिचय हमने देखा है कि वे एक अच्छे चरित्र
निर्माण पर लेखन उन्होंने किया है। वे एक अच्छे संपादक हैं, वे एक अच्छे लेखक हैं और एक कवि भी है। इसलिए अब उनके मन में ये विचार आया कि ये तो सारा सामान हमने साथ में ले लिया है, 2 दिन के लिए हम वहाँ विश्राम करने जा रहे हैं, तो 2 दिन के विश्राम में हम समय कैसे बिताएंगे। तो इतना सारा काम वे अपने साथ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर ली है उन्होंने कि जिनका समालोचन करना बाकी था। समालोचन यानी विवेचन करना जो है वो कई दिनों से बाकी था, उन्हें कभी फुर्सत नहीं मिली थी। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ बैठे बैठे 2-3 किताबों का समालोचन मैं कर लूँगा। 3 किताबें उन्होंने थैली में डाल दी और कई दिनों से कविता करने का उनका मन था। तो उन्होंने कविता की, कवि लोग क्या करते हैं, तो जब जब उन्हें उनकी प्रतिभा जागृत हो जाती है किसी विषय में, तो उस विषय के बारे में वो 2 पंक्तियाँ याद आ जाए, 4 पंक्तियाँ याद आ जाए, तो वो कागज़ के कतरनों पर लिखते जाते हैं और एक दिन बैठकर सारी कविता को वो पूरा कर देते हैं। तो इस प्रकार के कतरने उनके इधर उधर बिखरे पड़े थे, वो सभी समेटकर उन्होंने जमा किए और उन्होंने ये सोचा कि 2 दिन मुझे वहाँ फुर्सत है, तो क्यों न मैं वहाँ कविता पूरी कर दूँ। और कविता लिखने के लिए जुहू जैसी अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी, ये सोचकर उन्होंने काव्य की जो कतरने उन्होंने इसके पहले लिखकर रखी थी वो अपने साथ में ली है। तो देखो बच्चों कि लेखक और उनकी श्रीमती जी जो है वो विश्राम करने के लिए जुहू चौपाटी पर जाने का उन्होंने सोचा है, लेकिन हमारे ये समझ में आता है कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार का होता है कि वो जहाँ भी जाता है तो काम की ही सोच उसके मन में हमेशा रहती है। डॉक्टर ने तो उन्हें सिर्फ विश्राम के लिए कहा है, पूर्ण विश्राम के लिए कहा है, लेकिन यहाँ पर इस कहानी को पढ़ते हुए हमें ऐसा कहीं भी महसूस नहीं हुआ है कि लेखक और उनकी श्रीमती जी जुहू पर विश्राम करने के लिए जा रहे हैं या काम करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कितने सारे काम उन्होंने अपने साथ ले लिए हैं। तो उन्हें वहाँ जाकर क्या पूर्ण रूप से विश्राम करने मिलेगा, ये तो चिंता का विषय है। धन्यवाद।